वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 16 है दोस्तों, और इस क्लास में हम राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो में आगे बढ़ने से पहले बस मैं यही कहूंगा कि पिछले 15 अगर क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर एक क्लास जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और ऐसे और क्लासेस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर जरूर सब्सक्राइब कर ले, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती है, तो आप द जीएस सॉल्वर का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं स्टार्ट करता हूं सीधे। हमेशा की तरह पहले बुक की नोट्स पढ़ेंगे और नोट्स के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। पहले बुक की नोट्स है हमेशा की तरह आपको राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। नोट्स में देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दोस्तों दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व, यानी जिनका अपना अपना प्रभुत्व हो, इस प्रकार के दो देश बनाए गए, एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान का निर्माण या भारत से पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 याद रखना है। तो आप देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प दिए गए थे उस समय जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ। विकल्प क्या क्या था? पहला विकल्प था भारत में या तो शामिल हो जाओ, जो देशी रियासतें थी यानी देशी जो राजा का इलाका था, अलग अलग राजाओं के क्षेत्र थे या क्षेत्रीय राजा थे, उनको अलग अलग विकल्प दिया गया था। तीन प्रमुख विकल्प थे, आप देखिएगा तीनों विकल्प में पहला था कि भारत में शामिल हो जाए अपना क्षेत्र लेकर के, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो जाए, उसके लिए भी स्वतंत्र था, और तीसरा ये भी है कि दोनों में ही शामिल नहीं होना चाहता है तो स्वतंत्र रहे, यानी कि अपना अलग राज्य बना ले, कोई समस्या नहीं है। तो तीन विकल्प दिए गए, भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर स्वतंत्र रहे। भारतीय सीमा के अंतर्गत उस समय देखिएगा 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई, जबकि शेष तीन हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ और कश्मीर, इन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। भारत में शामिल होने से इन्होंने मना किया, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो ये भी सवाल पूछा गया जाता है कि जूनागढ़ को किस प्रकार शामिल किया गया, तो जनमत संग्रह द्वारा, यानी कि जो लोगों का एक भीड़ होता है जिसमें वोटिंग टाइप का कराया जाता है, और उसके बाद जिसमें ज्यादा वोटिंग होते हैं, अगर लोग चाहते हैं ज्यादा, यानी कि जो अधिकांश जनसंख्या है वो चाहती है कि नहीं भारत में शामिल हो जाए, तो भारत में शामिल किया गया। और पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को मिलाया गया भारत में, और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों या फिर क्षेत्रों को चार अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया था उस समय। एक तो भाग क, जिसमें वो राज्य आते थे जहां ब्रिटिश गवर्नर का शासन था, ये भाग क हो गया। उसके बाद भाग ख, जिसमें राज्य के विधानमंडल के साथ शाही शासन था, और भाग ग तीसरा, जिसमें ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था, और आखिरी था दोस्तों भाग घ, जिसमें अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। देखिएगा दोस्तों, अब संविधान का जो अनुच्छेद पहला है, अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत अर्थात राज्यों का संघ होगा, यानी भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है? भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। तो पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। दूसरा अनुच्छेद कहता है कि भारतीय संघ में यदि नए राज्य को मिलाना है या फिर नए राज्य का स्थापना करना है, तो ऐसे में ये शक्ति संसद के पास रहेगी। और तीसरा अनुच्छेद कहता है नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं या उसके नाम में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास रहेगी? संसद के पास। तो दूसरे और तीसरे में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिए दूसरे में बस इतना है आपके पास कि नया राज्य अगर मिलाना है या उसकी स्थापना करनी है तो ये शक्ति संसद के पास होगी। लेकिन यहाँ नए राज्यों का निर्माण है, प्रवेश नहीं कराना है, निर्माण करना है, यानी दो राज्यों की सीमाओं में चेंज करके या उनके नामों में परिवर्तन करके, जैसे तेलंगाना बनाया गया या फिर बिहार से झारखंड को अलग करके बनाया गया, तो ये सब शक्ति जो है वो संसद के पास है। आगे देखिएगा, संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने, सीमा में परिवर्तन
के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। यानी कि राज्यों का अगर नाम बदलना है, उस सीमा में परिवर्तन करना है, तो इसके लिए राज्यों की अनुमति नहीं लेनी होगी। जैसे मान लो अगर झारखंड की सीमा में परिवर्तन करना है, उसके नाम में चेंज करना है, तो झारखंड सरकार से उसकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। किसको? संसद को। इस हेतु संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर किसी के नाम में चेंज किया जाता है तो उसके लिए जो भी संशोधन करना पड़े तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आगे देखिएगा, भारत में भारतीय संघ में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ राज्य क्षेत्र हैं। संसद संविधान में संशोधन करके ही किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। और देखिएगा दोस्तों, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार है, इसकी बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। तो 1948 में जो आयोग बना दोस्तों, उसका ये निर्णय रहा या उसकी ये सिफारिश रही कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाए वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार कि उन पर प्रशासन करना आसान हो, न कि भाषा के आधार पर। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एसके धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु, यानी जो एसके धर कमीशन 1948 के दिसंबर में अपना रिपोर्ट दिया था, उसके अध्ययन हेतु जेपीवी समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, तो जेवीपी शामिल थे और इसीलिए इनका नाम या इस समिति का नाम जेवीपी समिति रखा गया। अप्रैल 1949 में जेवीपी समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस समिति ने औपचारिक रूप से ये अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। हालांकि पेटी श्रीरामुलु की 56 दिनों की जो भूख हड़ताल थी दोस्तों, भूख हड़ताल के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। पोटी श्री रामुलु जो थे ये चाहते थे कि भाषा के आधार पर, यानी कि जो एक ही भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको एक राज्य में रखा जाए। और 56 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल किया और भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अक्टूबर 1953 में भारत सरकार ने माना, उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, कि ठीक है, भाषा के आधार पर हम राज्य का गठन करेंगे। और इस प्रकार पहला भाषाई आधार पर राज्य का गठन होता है आंध्र प्रदेश का 1953 में। अच्छा, अब देखिएगा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बना। स्वतंत्रता के पश्चात जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया वर्ष 1953 में। इस आयोग के 2 नए सदस्य थे, एक थे के एम पानिकर और दूसरे थे एच एन कुंजरू। तो के एम पानिकर और एच एन कुंजरू ये 2 अन्य सदस्य थे। देखिएगा, इसी आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। और फिर आप देखिएगा जिसके आधार पर नए राज्यों का गठन किया गया। आप यहाँ पर कुछ राज्यों का गठन, जैसे आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले हो गया 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात का गठन हुआ 1 मई 1960 को। नागालैंड का गठन हुआ 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। मेघालय 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर भी 21 जनवरी 1972 को और त्रिपुरा भी 21 जनवरी 1972 को। तो 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इनका एक साथ ही गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को। फिर 1975 में 16 मई 1975 को सिक्किम का गठन होता है। मिजोरम का गठन होता है 20 फरवरी 1987 को और इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश का भी गठन होता है 20 फरवरी 1987 को ही। फिर 30 मई को गोवा का गठन होता है और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हो जाता है। उत्तराखंड का गठन होता है 9 नवंबर 2000 को और झारखंड 15 नवंबर 2000 को। इसको बिहार से अलग करके इसका गठन किया जाता है। आखिरी यहाँ पर आप देखेंगे तेलंगाना का गठन हुआ इस प्रकार से 2 जून और 2014 को। तो 2 जून 2014 को गठित होने वाला सबसे आखिरी राज्य जो है वो तेलंगाना है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों और क्वेश्चन शुरू करेंगे।
दोस्तों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें क्या पूछा गया है, संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है दोस्तों आपके सामने कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत जो बना है वो 28 राज्यों से और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना है। फिर दूसरा है, भारत राज्यों का एक संघ है जो संपूर्ण प्रभुता संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, संसदीय व्यवस्था वाला या संसदीय व्यवस्था की सरकार वाला एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में 2023 में पूछा गया था। तो 2023 चूंकि लेटेस्ट रहा है, 2019 के बाद से आप देखिएगा कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसलिए चूंकि 2023-2019 के बाद आता है तो इसमें पहला कथन तो निश्चित तौर पर सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर 8 सॉरी यहाँ है पहला कथन, ये तो सही हो गया, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। दूसरा कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ हो गया। तो हमने दोस्तों अनुच्छेद 1 में ही पढ़ा था कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। इसमें साफ-साफ शब्दों में लिखा गया है कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा और यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला होगा। इसके साथ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संसदीय व्यवस्था वाला सरकार, ये सब भारत में व्यवस्था है ही। तो इस प्रकार दूसरा भी सही हो जाता है। तो 1 और 2 दोनों ही क्या है दोस्तों, दोनों सही है कथन। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, वही चीजें जो मैंने बताई, ऑप्शन सी यानी कि दोनों सही है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस प्रकार पहला कथन तो सही हो गया। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 का जो पहला है उसमें क्या बोला गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और संविधान की प्रस्तावना के तहत, संविधान की प्रस्तावना में ये चीज मेंशन है दोस्तों कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य निर्धारित किया गया है। साथ ही भारत सरकार की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में सरकार की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए यहाँ पर दूसरा भी सही था और पहला भी सही था। अब अगला सवाल आपके सामने है, फिर से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से या फिर किन नामों से किया गया है? पहला ऑप्शन है भारत तथा इंडिया नाम से, दूसरा केवल भारत नाम से, हिंदुस्तान और इंडिया, या भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। तो हमने अभी देखा था दोस्तों अनुच्छेद 1 का पहला जो है इसमें क्या लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ भारत अर्थात इंडिया बस इतना ही लिखा है। तो हम भारत और इंडिया को मानेंगे कि भारतीय संविधान में भारत को भारत और इंडिया के नाम से बुलाया गया है, यानी कि इस नाम से इनको संबोधित किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है संविधान का प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, कन्फेडरेशन, या फिर राज्यों का यूनियन। हमने क्या पढ़ा था, भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना भारत राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब हुआ कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। संघ यानी कि यूनियन, तो यूनियन होगा तो ऑप्शन डी को हम चूज करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों। आपको मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ। देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 में यह निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा यानी यूनियन होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या-क्या आएगा, यानी भारतीय क्षेत्र में राज्यों का जो क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र वो आएगा। फिर संघ शासित प्रदेश जो है वो भी आएगा। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं, समाविष्ट किए गए हैं, यानी कि जो शामिल किए गए हैं भारत में बाद में चल करके, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। अगला सवाल है संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो हमने देखा था कि देखिए नए राज्यों का अगर प्रवेश करना है या उसकी स्थापना करनी है, तो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है। लेकिन ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है दोस्तों? यह अनुच्छेद 2 के तहत दिया गया है संसद को। लेकिन अगर राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है दोस्तों, या नए राज्यों का निर्माण करना है, तो नए राज्यों का निर्माण हो गया, उनके क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये सब भी संसद के पास ही शक्ति है, लेकिन ये अनुच्छेद 3 के तहत होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही माना जाएगा, अनुच्छेद 3। आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के निर्माण यानी कि नए राज्यों के निर्माण, फिर उनके क्षेत्रों या सीमाओं या फिर नाम में परिवर्तन, इन सब की शक्ति किसके पास है?
भारतीय संसद के पास है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र शामिल है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपने देखा होगा भारत जो है या फिर इंडिया वो राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 2 में क्या है, भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना इसकी शक्ति भी संसद के पास है। अगला सवाल है नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है, तो अभी हमने देखा संसद के पास है, तो ऑप्शन ए सही होता है। अगला सवाल भी सेम टाइप का है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का शक्ति प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। अगला सवाल है एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय जो शक्ति है वो किसके पास है, लोकसभा को, केंद्र सरकार को, राजनीतिक दलों को या संसद को, तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ये शक्ति है संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता जुलता है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है, यानी भारत में नए राज्य को मिलाना ये अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। अभी हमने देखा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा गलत पूछ रहा है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर तो दोनों ऑप्शन सही दिख रहा है, लेकिन हमें बताना था गलत वाला, सही नहीं बताना था। आगे देखिएगा तीसरा ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। निश्चित तौर पर यही गलत है, क्योंकि हमने नोट्स में पढ़ा था दोस्तों कि इस प्रकार की जो विधि बनाई जाएगी अनुच्छेद 368 के तहत उसको संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है और हमें गलत ही बताना था। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा दोस्तों, नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। जैसे बाकी कोई चीज अगर चेंज करना होता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, लेकिन जब नए राज्यों का निर्माण करना होता है तो संसद इसके लिए संविधान में संशोधन नहीं करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद केवल साधारण बहुमत से ही नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। यानी इस कार्य के लिए अगर कोई विधि बनाई भी जाती है तो वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो निश्चित तौर पर ऑप्शन सी सही था। अगला सवाल है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन का कैसा बहुमत चाहिए। हमने देखा था अभी साधारण बहुमत चाहिए, संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। सवाल देखिए, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है किससे, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन से, या फिर संसद में साधारण बहुमत द्वारा, या संसद में 2/3। देखो 2/3 1/3 ये सब कुछ नहीं, हमने पढ़ा था साधारण बहुमत से बस पारित होना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही होगा। कल आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ क्या पूछा गया है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन है पहला कि भारत संघ नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, हमने पढ़ा ही था भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1। और यहाँ पर कारण दिया गया है किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संसद के पास होती है। निश्चित तौर पर कारण यहाँ पर यानी कि आर तो सही है, क्योंकि संसद के पास ये शक्ति है कि राज्य की अनुमति के बिना भी उसके नाम में या उसकी सीमा में परिवर्तन संसद कर सकती है। देखेंगे इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाता है, पहला गलत लेकिन आर सही। आप देखेंगे अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसलिए चूंकि वहां पर संघ नहीं था इसलिए पहला जो है ऑप्शन ए वो गलत हो रहा था जो कथन दिया गया था। दूसरा है यहाँ पर देखिएगा किसी भी राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के पड़ंतुक के तहत अपेक्षित है, यानी कि उस राज्य का विधानमंडल जो है वो अपना विचार या अपना सुझाव दे सकती है संसद को, लेकिन इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि राज्य का विधानमंडल जो संसद के समक्ष विचार प्रस्तुत कर रही है संसद उसको मान ही ले। अब ये संसद के ऊपर है कि संसद उसको मानेगी या नहीं मानेगी। मान लो संसद को राज्य का नाम चेंज करना है, किसी राज्य का नाम ए का नाम चेंज करके बी करना है,
लेकिन जो राज्य है वो कहता है कि नहीं, हमारा नाम सी कर दो या फिर डी कर दो, तो ये उसका विचार हुआ, विचार उसने प्रस्तुत किया, राज्य का विधानमंडल संसद के सामने प्रस्तुत किया गया उसके द्वारा। लेकिन संसद ये बाध्य नहीं है कि उसके कहने के अनुसार ही उसका नाम डी या सी रख दे, वो चाहे तो नाम कुछ और भी रख सकती है। तो संसद बाध्यकारी नहीं है इसके लिए। इस प्रकार आप देखिएगा कि ए गलत था लेकिन आर सही। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश के सहमति की आवश्यकता नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की नहीं, राज्य की या फिर राज्य के विधानसभा के सदन की। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया था, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश की सहमति की आवश्यकता है, यानी कि राज्य के विधानसभा सदन की सहमति की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। राज्य के मुख्यमंत्री की सहमति की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। राज्य की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। के लिए राज्य की नहीं सहमति की आवश्यकता है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि हमने अभी देखा ही था कि उसके लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक कथन है और दूसरा उसका कारण है। आप देखिएगा यहाँ पर कथन है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो देखिए कारण तो यहाँ पर निश्चित तौर पर सही है और आपको पता होगा कि राज्य की अगर सीमा बदलना है तो ये शक्ति तो है संसद के पास, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल को प्रस्ताव भेजता है। किस प्रकार का प्रस्ताव, कि एक निश्चित अवधि के भीतर आप अपना विचार प्रस्तुत कीजिए कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है, और जो भी विचार राज्य का विधानमंडल प्रस्तुत करता है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति या फिर संसद दोनों ही बाध्यकारी नहीं है, यानी कि दोनों के लिए ही अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर कथन भी सही हो जाता है और कारण भी सही हो जाता है, तो ऑप्शन बी हम सही मानेंगे। देखें दोस्त, यहाँ पर क्या बोला गया है, संविधान का अनुच्छेद 3, इसके अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। इसी अनुच्छेद के परंतु के अनुसार इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और यदि वह विधेयक वर्तमान राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमा या नाम को परिवर्तित करता है तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल को उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। विचार जो है राज्यों का वो एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। हालांकि इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचार राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा विचार न प्रस्तुत करने की स्थिति में भी उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है। विधि के समक्ष समानता नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं यूपी पीसीएस प्री 2024 में पूछा गया है और इससे पहले मेंस में 2006 में ये पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। विधि के समक्ष समानता, इसमें बोला गया है कि नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए यह सुनिश्चित की गई है कि विधि के समक्ष वो उनको समान रूप से व्यवहार किया जाए, तो निश्चित तौर पर ये तो सही है। दूसरा है लोक सेवाओं में अवसर की समानता, ये भी सही है। केवल भारत के नागरिकों के लिए यह सुनिश्चित की गई है कि लोक सेवाओं में जो भी भारत के नागरिक हैं, चाहे वह किसी भी कास्ट के हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको समान अवसर दिया जाएगा। किसी नए राज्य की स्थापना करना, इसमें ये शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, तो ये भी सही है। अगला है, किसी राज्य का नाम बदलना, राज्य के विधानमंडल की शक्तियां इसमें लागू होती हैं, यानी कि राज्य का नाम बदलने के लिए उस राज्य का विधानमंडल अपनी शक्ति से नाम बदल सकता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कार्य किसका है, संसद का है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो गलत है। सवाल आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, यानी कि इनमें से कौन संवैधानिक उपबंध नहीं है नए राज्यों के निर्माण से संबंधित। पहला है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, बिल्कुल, जब बढ़ाकर किया जा सकता है तो घटाकर भी, जैसे मान लो बिहार का राज्य क्षेत्र घटा करके झारखंड अलग बना दिया गया, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना अलग बना दिया गया। किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके, नाम परिवर्तित करने के बाद भी दूसरा राज्य बन सकता है,
यानी कि नाम परिवर्तित हो सकता है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। यानी कि ये कह रहा है कि कोई राज्य जो है वो संघ राज्य क्षेत्र को अपने में शामिल कर सकेगा, ऐसा शक्ति राज्य के पास बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये यहाँ पर ऑप्शन डी सही माना जाएगा। आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण अथवा उसके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? ये अधिकार है केवल और केवल संसद के पास, न कि उस राज्य के पास। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, क्या यह संभव है? बिल्कुल संसद द्वारा संभव है। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, ये भी संभव है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये भी संभव है। और नए राज्यों का प्रवेश, ये संभव नहीं है। क्योंकि आप देखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि नए राज्यों का प्रवेश क्यों संभव नहीं है? दोस्तों, संभव तो ये भी है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है केवल और केवल अनुच्छेद 3 के बारे में। नए राज्यों का जो प्रवेश होता है, ये आर्टिकल 2 यानी कि अनुच्छेद 2 के तहत होता है। हालांकि ये कार्य भी संसद के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन यह अनुच्छेद 2 में है, न कि अनुच्छेद 3 में है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो रहा है इसके हिसाब से। आप यहाँ देख भी सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है। ऑप्शन डी को तो हमने सही माना ही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्रों या सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन का अधिकार संसद के पास है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद के पास यह अधिकार है कि वह नए राज्यों का प्रवेश भारतीय संघ में करे या उनकी स्थापना करे भारतीय संघ में। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करना है और दिए गए कूट की सहायता से हमें बताना है कि कौन सही है। पहला है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। देखिए, ये तो सही है, भारत राज्यों का संघ है। संघ होने का मतलब कि राज्य चाहकर केवल अपने मन से अलग नहीं हो सकता है। तो ये सही है, बिल्कुल ऐसा अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है। दूसरा है कि एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। बिल्कुल सही है, और जिन्होंने दिसंबर 1948 में अपना रिपोर्ट भी दिया था, और इसके बाद आपने देखा था जेपीवी का एक समिति बनाया गया था इस रिपोर्ट की जांच के लिए। और जो एसके धर आयोग था, इसने अपने रिपोर्ट में कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न करके और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार गठन किया जाए, जिसके बाद भूख हड़ताल हुआ। आप देखिएगा, अगला है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। ये भी एसके धर आयोग द्वारा जो पुनर्गठन भाषा के आधार पर न करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए, जो प्रस्ताव था उसी को स्वीकार किया था इस कमेटी ने भी, जिसको हम जेपीवी कमेटी बोल रहे थे। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर तीसरा भी सही है, तो हम ऑप्शन डी को चूज कर लेंगे। तीनों सही है। ठीक है, मैं अब आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं। आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ बोला गया है, डॉक्टर अंबेडकर के शब्द में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौतों का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। इसके धर आयोग 1948 ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दिया। 1948 में ही गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी, जिसको जेवीपी कमेटी बोलते हैं, सॉरी जेवीपी है, मैंने जेपीवी बोल दिया था पटेल देखकर, ये जेवीपी है, ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत कर दिया गया। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपके पास कथन दिए गए हैं। पहला कथन है आपके पास, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बताओ क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था भारत जो है वो राज्यों का संघ है और इसमें से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। अगला है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। तो इस प्रकार केवल पहला सही होता है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, ना कि राज्यों के अलग-अलग होने की व्यवस्था। आप देखिएगा, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या उसके नाम में
परिवर्तन कर सकती है। अब सीधा मतलब है राज्यों का स्थापना करना या नए राज्यों का प्रवेश करना या एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाना, ये सारे अधिकार किसके पास हैं? संसद के पास हैं। यानी कि एक तरह से समझिए तो केंद्रीय जो अ, सरकार है, केंद्र सरकार, उसके हाथ में है, एक तरह से आप कह सकते हैं। राज्य सरकार के पास ये हक नहीं है। अथवा राज्य या राज्यों के भागों को अलग कर मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ये सब काम किसके पास है? इसकी शक्ति है संसद के पास। परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने या कर सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार पहला सही है। दूसरा आप देखिएगा, अनुच्छेद 19 क के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान या मानहानि या फिर अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्ति युक्त निर्बधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। यानी कि देखिए, बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी विचार अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, ये मूल अधिकार है। लेकिन ये याद रहे कि आपका जो मूल अधिकार है वो किसी और के अधिकारों की हनन न करे, राष्ट्रीय एकता अखंडता पर गलत प्रभाव न डाले। ऐसा न हो कि आपके वक्तव्य से राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर राष्ट्रीय एकता या अखंडता या राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध ये सब खतरे में आए। अगर ऐसा होता है तो वो आपको मूल अधिकार के तहत उसका प्रयोग करने नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार देखिएगा, भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए? देखिए, 1 नवंबर 1956 की बात है, जब कई राज्यों का गठन किया गया था उस समय भाषा के आधार पर। तो उस समय दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? ये देख सकते हैं, एमपीपीसीएस 2025 का क्वेश्चन है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो हमने पिछली बार, आप देखिए, ये 2004 में एमपीपीसीएस के प्री में पूछा गया है। फिर 2025 में 11 सालों बाद, 11 साल में बोल रहा हूँ, 21 सालों बाद इसको रिपीट कर दिया गया। यहाँ पर सवाल तो वही है, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा या फिर उसका जो अधिनियम था 1956, उसके द्वारा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? अभी हमने पढ़ा था 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अगला सवाल आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर फिर से 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? अब ये 2002 का क्वेश्चन है, तो उस समय के हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं, या अगर आज के हिसाब से देखिएगा, उस समय के हिसाब से भी आप देखिएगा तो राज्य उस समय भी 28 थे, क्योंकि वर्ष 2000 में आप देखिएगा जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, उसके बाद से सीधे 2014 में आकर के तेलंगाना को अलग किया गया था। यानी कि सन 2000 से 2014 के बीच में भारत में 28 राज्य ही थे और साथ में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में अगर आप देखिएगा दोस्तों, तो 28 राज्यों के साथ-साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ देख सकते हैं, प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुए। फिर आप देखिएगा 2019 में जब जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र में घोषित कर दिया गया, तो 29 से 1 राज्य कम हो गया, तो 28 और 2 आप देखेंगे कि 2 बढ़ गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़े, तो 7 में 2 बढ़ के 9 हो गया। लेकिन फिर देखिएगा दादरा और नागर हवेली जो एक अलग संघ शासित प्रदेश था, और फिर दमन दीव ये एक अलग था, तो इन दोनों को मिला करके और एक एकीकरण किया गया, यानी कि इन दोनों को मिला के केवल एक
संघ शासित या फिर केंद्र शासित राज्य या प्रदेश बनाया गया, जिसके बाद आप देखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 8, 26 जनवरी 2020 से। तो अब वर्तमान में देखिएगा 28 राज्य और 28 संघ राज्य क्षेत्र हैं। सवाल देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। तेलंगाना राज्य बनने के बाद भारत में राज्यों की संख्या पहले से कितनी थी? तो आप बोलेंगे 28 थी। लेकिन जब तेलंगाना बन गया तो कितने हो गए? 29 हो गए। फिर जम्मू कश्मीर हटा तो 28 हो गया वापस। सवाल तो आपको मालूम होगा भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन सी 8। 26 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? इसमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? निश्चित तौर पर गोवा नहीं है, क्योंकि गोवा एक राज्य है। आप यहाँ देख भी सकते हैं दोस्तों, भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है और निश्चित तौर पर उसमें जिसको राज्य माना गया है उसको हम लोग भी राज्य मानेंगे। तो इस अनुसूची में देखिएगा राज्यों के अंतर्गत गोवा को शामिल किया गया है, जबकि बाकी जो विकल्प है वो संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अगला सवाल है दिल्ली के बारे में कि दिल्ली क्या है? ये आपको बताना है। दिल्ली राज्य है या फिर एक स्वायत्त शासी परिषद है या एक केंद्र शासित प्रदेश है या इनमें से कोई नहीं? सबको पता है कि दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप देख सकते हैं दोस्तों, संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन है 67वां, 68वां, 69वां या फिर 70वां। आपको बता दें दोस्तों, 1991 के संशोधन के तहत यह किया गया और 1991 का संशोधन था 69th अमेंडमेंट। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा देश की जो राजधानी है दिल्ली, उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत 239 क के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर का दर्जा दिया गया। अगला सवाल है निम्नांकित या फिर निम्न केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बनने का जो वर्ष है उसके साथ मिलाना है आपको। तो केंद्र शासित प्रदेश एक तरफ दिए गए हैं 4 और दूसरी तरफ 4 है आपके पास वर्षों के नाम जिसमें वो बने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों पहले की लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप कब बना दोस्तों? लक्षद्वीप बना है 1956 में ही। तो ए को हमने मिला दिया 4 में। और फिर अगर हम बात करें दोस्तों दमन और दीव की, दमन दीव बना 1962 में, लगभग 6 सालों बाद। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें दोस्तों तो चंडीगढ़ 1966 में 4 सालों के बाद। और चंडीगढ़ से पहले दादर नगर नागर हवेली बन चुका था 1961 में ही। तो इस प्रकार आप देखिएगा ए को हमने मिलाया 4 में और डी को मिलाया 1 में। तो शुरू में 4 और लास्ट में 1, शुरू में 4 और लास्ट में 1, दो ऑप्शन में है। तो आप बी का देखिए, बी को हमने तीसरे में मिलाया है, बी को तीसरे में यहाँ मिलाया गया है, तो इस हिसाब से होता है सी गलत और बी सही हो गया आपका ऑप्शन। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है यहाँ पर। 240 एक का इसके तहत ये है अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित। फिर 240 एक ख लक्षद्वीप, ग है इसमें दमन और दीव और घ है पुडुचेरी। देखिए यहाँ पर, देखिए ऐसे देखिएगा तो यहाँ तो दो गलत मिल जाएगा, क्योंकि दमन और दीव जो है ये ग से संबंधित नहीं है, यह घ से संबंधित है। अब आप सोचें कि अगर दमन दीव 241 के एक के घ में है तो ख में फिर पुडुचेरी क्यों है? पुडुचेरी तो इस प्रकार गलत हो गया और निश्चित तौर पर ये गलत है भी, क्योंकि पुडुचेरी जो है ये अंग में है और घ में दमन दीव है। तो आप बोलेंगे ग में कौन सा है? ग में है दादर और नागर हवेली। लेकिन अब देखिएगा कि ये दोनों चूंकि एक ही में मिला दिए गए हैं, तो ये दोनों जब एक में मिला दिए गए हैं तो ग हम फिलहाल इसको सही बोल सकते हैं, लेकिन इसको पुडुचेरी तो एक में नहीं मिलाया गया है, तो डी को हम गलत मान लेते हैं यहाँ पर तत्काल के लिए। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहला जो है यानी 241 एक का क ये अंडमान निकोबार, फिर ख लक्षद्वीप, ग दादरा और नागर हवेली, घ दमन और दीव और अंग जो है वो पुडुचेरी। तो यहाँ पर देखिएगा 40 एक
के घ में पुडुचेरी दिया है, यह तो गलत हो गया। दादरा और नागर हवेली के साथ-साथ दमन और दीव दोनों को एक साथ मिला दिया गया है 2019 के अधिनियम के तहत, और ग में इसको अब बोला जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये ग में है अब, और अनुच्छेद जो घ है दोस्तों, घ वाला, उसको विलोपित कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है अब। अगला सवाल दोस्तों देखिएगा, 2024 में पूछा गया है, राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन पर विनियम बनाने की शक्ति है? ऑप्शन है दादरा नागर हवेली पर, फिर दमन दीव पर, गोवा, दमन और दीव पर, या पुडुचेरी पर। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ रहता है? जहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश हो, तो उसमें राष्ट्रपति के पास विनियम बनाने की शक्ति होती है। आप देखिए, पहले ऑप्शन में केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली, दूसरे में दमन दीव, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरे में देखिएगा तो गोवा यहाँ पर आ गया, जो कि एक राज्य है, तो तीसरा तो नहीं होगा। चौथा भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो 1, 2, 4 हम बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति को अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन और दीव तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति, सुशासन के लिए विनियम बना सकने की शक्ति प्राप्त है। पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के भंग होने या निलंबित रहने की स्थिति में ही राष्ट्रपति वहां के लिए ऐसे विनियम बना सकता है। साथ ही राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 58 के अनुसार लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए भी संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत विनियम बना सकता है। गोवा, दमन और दीव पहले एक ही संघ राज्य थे, परंतु 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, और तब से देखिएगा गोवा के संदर्भ में विनियमन बनाने की जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास, वो नहीं रही। तो इसलिए विकल्प डी को सही माना गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ये तो सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। अच्छा, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था, ये भी सही है। चौथा है आपके पास, दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 1954 की जो बात है, ये तो सही है, 1954 तक थे, लेकिन फ्रांसीसी के अधीन नहीं थे, ये थे पुर्तगालियों के अधीन। ठीक है, पुर्तगालियों का यहाँ शासन था, तो पुर्तगालियों के अधीन थे ये, न कि फ्रांसीसियों के। तो इस प्रकार ऑप्शन डी गलत हो जाता है। कल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले ये देख लीजिए कि दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादरा और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। सिक्किम एक नया राज्य बना कब, ये आपको बताना है, किस संशोधन के द्वारा? 30वें, 35वें, 34वें या फिर 36वें? आपको याद है सिक्किम को दोस्तों 36वें जो संविधान संशोधन था 36वां, उसके तहत भारत में मिलाया गया, और ये संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1975 में हुआ। तो आप देखिएगा 36वें संविधान संशोधन 1975 में इसको मिलाया गया। इस 36वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1975 में इसको भारत का एक राज्य घोषित किया गया था। सवाल पर जाने से पहले आप यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। संविधान के 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा मिला था, यानी पूर्ण रूप से राज्य नहीं माना गया था। लेकिन 36वें संविधान संशोधन, यानी ठीक अगला संविधान संशोधन जब 1975 में हुआ, तो सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। अनुच्छेद 371F के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्किम के बारे में सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सही नहीं लिखा गया है। पहला है 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बना था, बिल्कुल 36वें संविधान संशोधन द्वारा। दूसरा है इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना गया है, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा है इसके मुख्य निवासी जो हैं वो लेप्चा लोग हैं, ये भी सही है। तीनों अगर सही है दोस्तों, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और उसे अभिन्न अंग बनाया गया भारत का।
इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के मुख्य निवासी जो हैं वो लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। अगला सवाल है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था किसके द्वारा? तो हमने देखा था 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण रूप से इसको भारत का राज्य बनाया गया था। लेकिन 36वां ऑप्शन में नहीं है तो हम 35वां लगाएंगे क्योंकि 35वां द्वारा इसको सह राज्य भारत का मान लिया गया था। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 35वें संशोधन जो था संविधान का वो 1974 में हुआ, जिसके बाद सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य यानी कि एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया। लेकिन अगले संविधान संशोधन यानी कि 36वां संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अगला सवाल है, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य, ध्यान दीजिएगा पूर्ण पूछे तो 1975 और अगर पूर्ण अपूर्ण नहीं रहे तो 1974 ही लगा देंगे क्योंकि 1974 में ही उसको मिला लिया गया था। यह सवाल सेम टाइप का है, कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया? 35वां द्वारा तो सह राज्य माना गया था। यहाँ पूर्ण राज्य की बात की जा रही है तो 1975 में पूर्ण राज्य बनाया गया 36वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? देखिए दोस्तों, मिजोरम को 1986 का जो संविधान संशोधन था 53वां 1986 का 53वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा भारतीय संघ में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ध्यान दीजिएगा। और यह सिक्किम के बाद सिक्किम 22वां राज्य था और यह 23वां राज्य बना। कौन? मिजोरम। सवाल देखिए दोस्तों, इससे पहले आप चाहेंगे तो मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा मिजोरम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य माना गया और अनुच्छेद 371 जी एफ कौन किसका था? सिक्किम के बारे में विशेष उपबंध 371 एफ और 371 जी एफ के आगे ई एफ जी, इसके तहत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय राज्य का या भारतीय संघ का 23वां राज्य बन गया। सवाल देखिए, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, यानी कि अगर बिहार को काट करके कोई एक और राज्य बनाना है तो किसके द्वारा बनाइएगा? ये किसके द्वारा संभव है? राज्यसभा द्वारा कानून पारित करके या फिर राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश पारित करके या संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि ये जो शक्ति है यह किसमें निहित है? संसद में निहित है, यानी संसद के पास यह अधिकार है, न कि राज्यपाल के पास और न ही राज्य में विधानसभा के पास। राज्य के पास तो किसी प्रकार की ये शक्ति है ही नहीं, यह संसद के पास शक्ति है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हम चूज कर लेंगे, ऑप्शन डी ये सही होगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर राज्यों का निर्माण करने का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद के पास है। इस प्रकार अगर बिहार को काटकर वनांचल राज्य बनाना है तो यह संसद के प्रावधानों के द्वारा ही संभव है। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करना है और इन्हें कालक्रम के अनुसार सजाना है। पहला है गोवा, फिर तेलंगाना, हरियाणा और झारखंड। अब इसमें निश्चित रूप में तेलंगाना सबसे बाद में बना है 2014 में, तो दूसरा ऑप्शन सबसे आखिरी में आएगा। तो ये दोनों तो गलत हो गए यहाँ पर। अच्छा, दूसरा से ठीक पहले कौन सा आएगा, तीसरा या पहला? तो तीसरा झारखंड है और पहला गोवा है। गोवा तो पहले ही बनाया गया था, झारखंंड बाद में बना। तो निश्चित तौर पर जहां तीसरा पहले आता है तो ऑप्शन बी को हम चूज कर लेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, राज्य गोवा जो है इसको 1987 में ही 30 मई को इसका गठन किया गया था। तेलंगाना 2 जून 1914 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार काल क्रमानुसार बताना है आपको और अंत में कूट का सही प्रयोग करना है। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और झारखंड। इसमें देखिएगा दोस्तों, तो सबसे बाद में किसको मिलाया गया है? तो आप सोचेंगे झारखंड को, निश्चित तौर पर, क्योंकि झारखंड को वर्ष 2000 में मिलाया गया था, बाकी सबको 2000 से पहले मिला दिया गया था। तो आखिरी में अगर 3 आएगा तो ये दोनों तो गलत हो गया। बाकी इन सब में पहले किसको बनाया गया था? तो छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में देखिए, इसमें देखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ को भी 2000 में ही बनाया गया था, लेकिन ये बना था 9 नवंबर को और ये बना था, सॉरी, 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर को और झारखंड 9 नवंबर को। तो आप देखिएगा इसमें सबसे बाद में झारखंड आता है, फिर छत्तीसगढ़। तो तीसरा के ठीक पहले आएगा 1 नंबर वाला, तो ऑप्शन बी सही है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर
आंध्र प्रदेश को बनाया गया था या इसका गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953, फिर 1 नवंबर 56 को। राजस्थान फिर 1 मई 1960 को, महाराष्ट्र नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को, हिमाचल प्रदेश को 1971 में 25 जनवरी को, मेघालय को 21 जनवरी 1972 में, और 16 मई 1975 को सिक्किम, 1987 में अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को, और 2000 में आप देखेंगे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों राज्यों को शामिल किया गया था या इनका गठन किया गया था 2000 में। बस फर्क यहाँ है टाइमिंग का, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है, यानी किसका गठन कब हुआ ये बताना है। जैसे सिक्किम, सिक्किम का गठन दोस्तों आपको पता होगा 1975 में हुआ। 1974 में इसको आंशिक रूप से बनाया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में इसको पूर्णतः राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को कब मिलाया गया दोस्तों? 1987 में। 1987 आप यहाँ भी देख सकते हैं, 1987 में 20 फरवरी को इसको भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड को इससे पहले दिया गया था 1963 में, और हरियाणा को 1966 में। तो आप देखिएगा नागालैंड सबसे पहले आना चाहिए, तो सबसे पहले नागालैंड 2 जगह है, लेकिन नागालैंड के ठीक बाद आएगा 1966 यानी कि हरियाणा। तो यहाँ पर है तो ऑप्शन बी हम सही लगा लेंगे, ठीक है। पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। अधिक डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य स्वरूप में कब आया? देखो सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ, जिसमें से एक आपका छत्तीसगढ़ है, दूसरा है उत्तराखंड और तीसरा है झारखंड। और ये तीनों इसी अनुसार में है, यानी कि काल क्रम के अनुसार सजाया गया है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड, और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अलग हुआ और झारखंड का अलग राज्य के रूप में गठन किया गया। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सवाल उत्तराखंड के बारे में पूछ लिया गया। उत्तराखंड की स्थापना अभी मैंने आपको बताया कि सन 2000 में 1 नवंबर को हुआ गठन किसका? छत्तीसगढ़ का। इसके बाद 9 नवंबर को किसका गठन हुआ दोस्तों? उत्तराखंड का। और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का। तो इस हिसाब से आप देखिएगा 2000 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बस वर्ष दिया गया है। अगर तिथि होता तो 9 नवंबर इसका आंसर हो जाता, 9 नवंबर 2000। में झारखंड के बारे में पूछा गया है, तो झारखंड 2000 में कब? 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000 को। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है, निम्न राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ है, निम्न में से जिसका उन्हें उनके गठन के आरोही कालानु कालाक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। देखिए हरियाणा हमने देखा था 1966 में, 1960 के बाद हुआ है। सिक्किम 1975 में, नागालैंड हमने देखा था 1963 में, और बचता है मेघालय। मेघालय आपको याद नहीं रहेगा तो भी आप लगा सकते हैं। हालांकि मेघालय का मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मेघालय 1972 में इसका गठन हुआ था। तो फिर से 1963 यानी नागालैंड पहले आएगा, तो सबसे पहले तीसरा आएगा, और ऐसा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी ही सही होगा। देखिएगा यहाँ पर भी वही पूछा गया है आपसे, सही कालानुक्रम बताना है। आंध्र प्रदेश का तो 1953 में ही गठन हो गया था, भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य है। फिर हरियाणा अभी हमने देखा 1966, सिक्किम 1975, बचता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश भी आपको बता देता हूं मैं, लेकिन अगर इतने में ही आपको सजाना है तो भी आप सजा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखिएगा तो आंध्र प्रदेश 1953 सबसे पहले, तो पहले 1953 ही आ जाएगा आंध्र प्रदेश निश्चित तौर पर। फिर 1966 और हिमाचल प्रदेश ये 1971 में इसका गठन हुआ था, तो ये आ जाएगा सिक्किम से पहले, यानी कि 1, 3 उसके बाद 2 और 4। तो 1, 3, 2, 4 आपके पास ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। अगला सवाल देखिएगा 48, इसमें पूछा गया है फिर से उसी प्रकार का कि निम्न राज्यों का निर्माण का सही आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है। नागालैंड आपको याद होगा, नागालैंड 1963 में। फिर मेघालय अभी हमने देखा दोस्तों कि मेघालय का जो गठन हुआ था ये 1972 में हुआ था, और 1971 में हिमाचल प्रदेश का। सिक्किम आपको याद ही होगा, कई बार आ गया, 1975। अरुणाचल प्रदेश भी हमने देख लिया है, अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1987 में, यानी कि 87 में। तो आप देखिए सबसे पहले आ गया 1963
इसके बाद 72, 75 और फिर तो ये लाइन से ही है, यानी कि पहला ही सही हो गया। पहले 1963 नागालैंड, फिर मेघालय आ गया 1972, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987। है आपके पास निम्नलिखित राज्यों का निर्माण का सही अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम यहाँ बताना है। सबसे बाद में जिसका हुआ होगा उसको पहले लिखना है। महाराष्ट्र है, राजस्थान है और हरियाणा है, तो सभी ऑप्शन में यही होगा। इसमें हरियाणा तो आपको याद होगा, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 1966 में दोस्तों हरियाणा का गठन हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो 1956 में राजस्थान का गठन हुआ, 1956 में राजस्थान का। और अगर महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, महाराष्ट्र भी बहुत पहले 1960 में ही इसका गठन हो गया था। तो आप देखिएगा 1956, फिर 60 और फिर 66, यानी कि पहले आंध्र प्रदेश बोल रहा हूँ, राजस्थान, उसके बाद आ जाएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा हरियाणा। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, ऑप्शन राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। इसी प्रकार से कई लोग ऑप्शन सी को आंसर मार के आ सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम में सबसे पहले बाद वाला आएगा, यानी कि हरियाणा आएगा, क्योंकि 1966 में इसका गठन हुआ है। उसके बाद 1960 आएगा और फिर 1956 आएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ना कि सी। अगले सवाल में देखिए, यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार मिलान करना है। अस्तित्व में आने का वर्ष और इधर राज्य लिखा हुआ है। नागालैंड 1975 में आया, 1975 बोल रहा हूँ, 1975 में सिक्किम आया है। तो नागालैंड 1963 में आया था, 1963 है ही नहीं। झारखंड 2000 में आ गया था, तेलंगाना 2014 में आया और सिक्किम 1975 में। अब नागालैंड के लिए इसमें सही नहीं है। बाकी अगर आपको देखना हो तो हम अगर बी, सी और डी के अनुसार देखें, तो बी को हमने मिलाया 1 में, सी को हमने मिलाया 4 में और डी को हमने मिलाया 3 में। तो देखिए बी, सी, डी में 1, 4, 3 जहां दिखता है, तो 1, 4, 3 यहाँ दिख रहा है। तो हो सकता है आयोग इसको सही माने, लेकिन यहाँ पर नागालैंड 1963 में इसका गठन हुआ था, ना कि 1962 में। तो इस प्रकार बुक में इसका आंसर देखिएगा स्टार मार्क किया हुआ है, और हो सकता है ऑप्शन बी इसका सही दे दिया हो आयोग, या गलत मान लिया हो तो ठीक ही है। लेकिन नागालैंड के लिए होगा 1963, ना कि 1962। एक्सप्लेनेशन भी देख पाएंगे दोस्तों। नागालैंड 1963 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में और सिक्किम 1975 में। नागालैंड के अस्तित्व में आने का वर्ष विकल्प में 1962 दिया गया है, जो गलत है, और नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया था। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल का, पंजाब का, असम का, हिमाचल प्रदेश का। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने योग्य चीज है दोस्तों, वो क्या है? आप देखेंगे यहाँ राज्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और राज्यों का गठन आप देखेंगे कि आजादी के बाद, खासकर जब संविधान लागू हो गया 1950 में, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। तो 1948 में देखिएगा तो किसी राज्य का तो गठन ही नहीं हुआ था। उस हिसाब से सारे ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। मैं आपको बुक की एक्सप्लेनेशन अब दिखाता हूँ और क्लैरिटी के लिए। देखिएगा यहाँ पर बोला गया है कि इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ था। इस आधार पर तो कोई विकल्प सही नहीं है। लेकिन यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए, तो वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। इस प्रकार अगर प्रोविंस मानिएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोविंस कब बनाया गया और स्टेट कब घोषित हुआ। तो पश्चिम बंगाल 15 अगस्त 1947 को, असम भी 15 अगस्त 1947 को, पंजाब भी 15 अगस्त 1947 को प्रोविंस बनाया गया था। जबकि स्टेट इन्हें घोषित किया गया जब संविधान लागू हुआ तब, यानी कि 26 जनवरी 1950 को इन तीनों को स्टेट बनाया गया। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश को प्रोविंस बनाया गया था 15 अप्रैल 1948 को, लेकिन राज्य बनाया गया 1971 में 25 जनवरी को। इसने दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? गलत बताना है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, गलत तो यही हो गया। मैसूर, आपको पता है मैसूर कर्नाटक का हिस्सा रहा है, और मैसूर राज्य का जो नया नाम रखा गया वो कर्नाटक रखा गया, तो गलत तो यही हो गया। फिर गोवा को दमन दीव से अलग किया गया था, ये सही ही है। बम्बई राज्य गुजरात महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ये भी सही है। तो ये सारे सही है, ऑप्शन ए गलत है। यहाँ पर मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक किया गया था। कथन ए इस प्रकार गलत है। गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया था। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को
गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1971 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 में पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया गया। इस प्रकार बाकी के 3 कथन सही है और जो पहला कथन था वो गलत था। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपको याद है दोस्तों, ये 1953 में ही इसका गठन हुआ था, क्योंकि आप देखेंगे कि पहला राज्य 1953 में अक्टूबर में बना दिया गया था भाषा के आधार पर। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है वो 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली, इसीलिए इसको फजल अली आयोग भी कई बार कहा जाता है। और 2 सदस्य इसमें थे और हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर। इस प्रकार कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। देखिएगा, अगस्त 1953 में सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? सदस्य के बारे में पूछा गया है। देखिए, सर तेज बहादुर सप्रू तो नहीं थे, जस्टिस फजल अली ये तो अध्यक्ष ही थे निश्चित तौर पर, फिर के.एम. पनिकर सदस्य थे, हृदय नाथ कुंजरू ये भी सदस्य थे। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा सही होगा, तो ऑप्शन सी को हम चूज करेंगे। सवाल दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था, निम्न में से उसमें कौन शामिल नहीं था? फजल अली तो अध्यक्ष ही थे, कुंजरू सदस्य थे और पनिकर भी सदस्य थे, तो निश्चित तौर पर पटाभी सीतारमैया उसमें शामिल नहीं थे। देखिए, यहाँ पर आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? 1947 है, 51 है, 2000 है, 56 है। तो 1956 में, चूंकि 1955 में तो आयोग ने अपना रिपोर्ट ही प्रस्तुत किया, फिर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों, आप यहाँ पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था और भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को पृथक राज्य के रूप में बनाया गया था 1953 में ही। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 56 में किया गया। अभी हमने सवाल बिल्कुल सेम ही है, भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य का गठन किसका हुआ? आंध्र प्रदेश का। अगला सवाल भी सेम ही प्रकार का है, भारत का पहला राज्य जिसे भाषा के आधार पर गठित किया गया, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में, आपने देख ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिकर और हृदय नाथ कुंजरू इसके सदस्य थे, बिल्कुल सही है। आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसमें देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरे कथन की, आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया, ऐसा कोई बात बिल्कुल नहीं हुआ था उस समय, इसलिए दूसरा तो गलत हो गया। फिर देखिएगा, संसद में पास ये 1956 का जो कानून आया राज्य पुनर्गठन का, उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ये सही है यहाँ पर। तो केवल पहला और तीसरा आपका क्या है? सही है। दोस्तों, आप यहाँ देख भी सकते हैं, 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर संसद द्वारा अधिनियमित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें फजल अली जो थे, जस्टिस फजल अली ये अध्यक्ष थे आयोग के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू जो थे वो इस आयोग के सदस्य थे। आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन इसमें नहीं किया था। अगला सवाल तो आपने देख ही लिया कि, और ये कई बार हमने देख लिया कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अगला सवाल देखिएगा, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। अब इसमें अगर हम तमिलनाडु की बात करें, पहले राजधानी क्या थी तमिलनाडु की? पहले राजधानी थी दोस्तों मद्रास, पुराना नाम, लेकिन नया में इसको बदल करके क्या कर दिया गया? चेन्नई, ये तो आपको पता होगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी पहले क्या था? कलकत्ता। अभी भी जगह वही है, लेकिन नाम क्या हो गया है? कोलकाता। ऐसे ही आप देखिएगा, अगर केरल की बात करें तो पहले राजधानी का नाम क्या था? त्रिवेंद्रम, लेकिन बाद में क्या नाम हो गया? तिरुवनंतपुरम। तो
अब आंध्र प्रदेश की अगर बात कीजिएगा तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर इस टाइम के हिसाब से सही है, ऑप्शन डी। क्योंकि आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी उस समय भी हैदराबाद थी और इस समय तक जब क्वेश्चन पूछा गया है 2005 तक हैदराबाद ही राजधानी रही। 2014 में जब इसमें से तेलंगाना अलग हुआ तो उसके बाद पहले तो संयुक्त राजधानी था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का हैदराबाद ही था, लेकिन बाद में 2021 में आकर के फाइनली इसकी राजधानी जो है वो घोषित कर दिया गया, किसको, अमरावती को। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम इस समय तक नहीं बदला गया था। 2 जून 2014 को जब तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ तो अगले 10 वर्षों से अनधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था। इस अवधि के बाद देखिएगा नई राजधानी तय किया जाना था वर्ष 2000 में। आप देखिएगा आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानियां घोषित की गई, जिसमें अमरावती को विधायी राजधानी बनाया गया, विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल को बनाया गया न्यायिक राजधानी। लेकिन फिर नवंबर 2021 में राज्य सरकार ने घोषणा किया कि अब एकल राजधानी रहेगा और केवल अमरावती ही आंध्र प्रदेश की राजधानी मानी जाएगी। तमिलनाडु की राजधानी पहले मद्रास, अद्यतन नाम चेन्नई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, बाकी चेंज करके नाम बना दिया गया कोलकाता। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम और अद्यतन नाम तिरुवनंतपुरम। अगले सवाल पर आने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जो कि द जीएस सॉल्वर के ही नाम से चलता है। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है ये बताना है। कांग्रेस के नागपुर सत्र जो कि 1920 में हुआ था, इसके पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। और दूसरा है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांगों को अस्वीकार कर दिया गया, यानी कि कांग्रेस द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया। तो आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहला तो सही है ही, 1920 में निश्चित तौर पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, लेकिन 1948 में वापस इसको अस्वीकृत कर दिया गया। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही है। इस प्रकार दोनों ही सही है, तो ऑप्शन डी को हम चूज करेंगे। ठीक है, पे यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, सी विजय राघव चारियर ने। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। भारत की आजादी के बाद 1948 में संविधान सभा ने एसके धर के नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। फिर दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की 3 सदस्यीय जेवीपी समिति का गठन किया गया था, जिसने अप्रैल 1949 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और रिपोर्ट में यही कहा कि भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांगों को अस्वीकार कर दिया जाएगा, और अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार विकल्प डी सही है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगला टॉपिक है अपना नागरिकता, सिटीजनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल ये वीडियो जिसने भी लास्ट तक देखा सभी को थैंक यू, और वीडियो को प्लीज आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर करके जाएं दोस्तों। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए।